एवरीवन, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ ने एक नई कंडीशन लगाई है कि पाकिस्तान जो चाइना से पैसे लेता है, अब मज़ीद नहीं लेगा। उन्होंने ये तकरीबन 2-3 दिन पहले ये खबर आ रही है और कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इन सारी चीज़ों के? क्योंकि इस वक़्त कहा ये जा रहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं कि गले के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे वो चाहते हैं उसी तरफ वो घुमाते हैं। हालाँकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो पहले नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब आईएमएफ की तरफ से लगाई जाती है। दूसरी तरफ पावर क्राइसिस हमारी बढ़ रही हैं। जब एक तरफ से थोड़ा-सा तुरबेला से प्रोडक्शन बढ़ती है, तो नीलम झेलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर हमारे न्यूक्लियर से जो बिजली बन रही है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी मतलब इसका हल क्या है? और या इसका एंड सोल्यूशन क्या है? इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे और उसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, डॉक्टर बशारत हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग कोई नई बात नहीं है। 22 या 23 दफ़ा हम उनसे पैसा ले चुके हैं या अभी ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से जब थोड़ा बहुत हमारी बहुत हालत ख़राब होती है या बहुत टाइट होती है, तो हम चाइना की तरफ दौड़ते हैं और उनसे कहते हैं चले जी 1-2 अरब डॉलर हमें किसी कुछ दिनों के लिए दे दें। वो हमें चले दे देते हैं, माँग-ताँग के हम ले आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप मज़ीद कर्ज़ा नहीं लेंगे चाइना से। क्या होगा? हम सारा इस वक़्त हम रहम करम पे आईएमएफ के ही रहेंगे या कुछ और हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं? देखिए जी, साल में 1 या मैक्सिमम पौने 2 बिलियन डॉलर्स के लिए आप जो है अपना सब कुछ जो है अपनी सिक्योरिटी, चाइना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखें, अमेरिका कहने को आपका दोस्त था, लेकिन अब किसी किस्म की आप उससे जो है ना मिलिट्री का कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी वो तो पहले ही ट्रांसफ़र नहीं करते थे। वो आपको सिर्फ़ तैयार प्रोडक्ट्स अपने बेचते थे, जो F-16s उन्होंने बेचे हैं। उसमें से भी आधे जो F-16s थे, उसके बदले में उन्होंने खाली हमारे जो है ना गंदम हमें दे दी और कहा कि पैसे बस हमने तुम्हारे खा लिए हैं। तो किसी किस्म की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, ना कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी देते हैं, ना और कोई उनके साथ हमारा कोई सिक्योरिटी का मुआहदा है। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ़ चाइना की तरफ देखना पड़ता है। चाइना ही आपको जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थ्रू अदर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। वही आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वही आपको जो है ना वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, डैम्स तमाम जो है उस पर वो काम कर रहा है, और वही आपको जो है लोन्स भी देता है, और वही जो है ओबॉर का जो हिस्सा है ये सीपेक, इसके लिए जो है वो लोन भी दे रहा है और बाकी टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है, और आपकी तमाम जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है अब वो आपको चाइना के ज़रिए आती है। तो ऐसे मुल्क को आप जो है अगर ये कह दें कि भई उससे आपने कोई लोन नहीं लेना, तो और हमने सिर्फ़ आपको 1 या 2 बिलियन डॉलर देना है साल का। देखिए, 1-2 बिलियन डॉलर इज़ पीनट्स। इसके लिए आप अपनी पूरे मुल्क की सिक्योरिटी, अब सब कुछ अपना बेच के, और अपने जो देरीना आपका दोस्त है उसको आप नाराज़ कर दें, जो आपका नेबर भी है, और आप जो है दूसरी यूरोप, अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दें, जो आपको किसी खाते में नहीं लाते। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एलाय था, अमेरिका के साथ रहा, और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन का साथी था। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होती है तो पाकिस्तान को भूल जाते हैं। पाकिस्तान ने ही इनको सारी हेल्प दी, जिसके ज़रिए सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट किया गया। उसकी डिसइंटीग्रेशन से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ कि एक सुपर पावर रह गई दुनिया में, अमेरिका, और वो जिस तरह मर्जी चाहते थे वो मुसलमानों को मारते थे। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया इराक में, फिर अफगानिस्तान में, वगैरह वगैरह, शाम में फिर करते हैं। ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ कि पाकिस्तान ने हेल्प की अमेरिकन्स की सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन में। अब हमें वो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं। अगर हम चाइना को भी छोड़ दें, तो मुझे आप बताइए कि इधर से पाबंदियां आपने लगाई हुई हैं कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से गैस नहीं खरीद सकते। ईरान आपका हमसाया है, वहां से पाइपलाइन के जरिए हमें बहुत सस्ता तेल मिल सकता है, वहां से पाइपलाइन के जरिए आपको बहुत सस्ती गैस मिल सकती है। गैस आपके मुल्क में खत्म हो रही है। आप किधर कतर से मंगाते थे, और वो भी अब 10 गुना महंगी हो चुकी है एलएनजी, जो कि जहाजों पर आती थी, जिसका कोई तुक ही नहीं बनती। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता एलएनजी
ना पाकिस्तान इम्पोर्टेड कोल अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान इम्पोर्टेड ऑयल अफोर्ड कर सकता है। तो ना जो है वेस्टर्न पावर्स जो हैं हमें ईरान से लेने देती हैं, और ना हमें अब हमें चाइना से भी रोक रही हैं। ये दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी। पाकिस्तान को मुंह पर मारना चाहिए इनके, ये 1 बिलियन डॉलर जो है वो कहना चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए। ये 1 बिलियन डॉलर आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आपको दे देंगे। हर साल वो आपको 32 बिलियन डॉलर्स देते हैं। उसके अलावा आपकी 32 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। जी। आप जो है गैस सस्ती लें, जहाँ उसके अलावा आप चलो ईरान को भी आप छोड़ दो, आप ऑल्टरनेटिव गैस की तरफ आओ जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। आप ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आओ, आप जी। ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल की तरफ आओ, ऑल्टरनेटिव टू डीजल की तरफ आओ। जिस तरह लेकिन मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये सारी टेक्नोलॉजीज हम बाहर से, जो हमारा बिल्कुल गवर्नमेंट सही। बाहर बनाए हुए हैं, वो हम आपको देते हैं। नहीं सर, एक चीज़ आपने कहा कि आईएमएफ से ये पैसे ना लें, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, हुकूमत ये कह रही है कि भई इस वक़्त मसला ये है कि अगर आईएमएफ हमें पैसा देता है, ये 1 अरब या 2 अरब की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया ट्रस्ट तब करती है कि आईएमएफ ने अगर पैसे दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करता, वो चाइना हो, वो कतर हो, सऊदी अरेबिया हो या कोई दुनिया का दूसरा मुल्क हो। सर ये भी तो एक इश्यू है, इसका सॉल्यूशन क्या है? असल प्रॉब्लम तो ये है। देखिए, दुनिया तो उस वक़्त ट्रस्ट करेगी ना, अगर आपके खज़ाने में फ़ॉरेन एक्सचेंज मौजूद है, आपके कर्ज़े उतारने के लिए, आप कर्ज़ों की जी। किस्त देने के लिए, आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए, आपकी इम्पोर्ट्स के लिए, आपके पास पैसा मौजूद है। जी। अगर आपका खजाना खाली है, तो चाहे आईएमएफ आपके साथ हो या कोई और आपके साथ हो, दुनिया तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। हुँ। तो इसलिए पहली चीज़ ये है कि आप जो बेकार किस्म की इम्पोर्ट्स करते हैं, सबको बंद कर दें। जब तक एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएँ मुल्क में। ओके। आप जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं, उनको सबको बंद कर दें। जी। अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँ, और आप ये इस तरह की शराइत अगर मानेंगे, देखें हुँ। सीपेक इस वक़्त आपकी ज़रूरत है। उससे आपके हज़ारों नहीं लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला मिलेगा। हुँ। उससे उस रूट के ज़रिए आपको जो है और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फिर उस सीपेक के ऊपर 9 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बन रहे हैं, जिसमें से 3 तैयार हो चुके हैं, हुँ। जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, बाहर से इंडस्ट्री आएगी, और वहाँ जो सामान बनेगा, ज़्यादातर एक्सपोर्ट होगा, तो आपको उसका टैक्स मिलेगा। तो यस। और फिर मैंने जिस तरह कहा कि आपका फ़ौज का सारा टेक्नोलॉजी का दारोमदार ये चाइना पर है। आपकी जितनी भी और इंडस्ट्री है, उसका सारा दारोमदार रॉ मटेरियल भी वहाँ से आता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी वहाँ से आते हैं, और जो है प्लांट्स भी वहाँ से आते हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज में लगते हैं। हर चीज़ आपकी जो है सिविल और मिलिट्री में जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, हुँ। वो सिर्फ चाइना से आ रही है। तो ये किस तरह हो सकता है कि आप चाइना को जो है वो खैर बात कह दें, और आईएमएफ के 1 बिलियन डॉलर के लिए? तो ये तो अगर इन्होंने शर्त लगाई है, तो पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत अच्छा एक चांस है, इसको हुँ। रिजेक्ट करें और चाइना के साथ जाएं। अपने जो बेकार लग्जरी आइटम्स और ये जो गाड़ियां मंगा हुँ। रहे हैं, जो दूसरी चीजें मंगाते हैं, जिसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च होता है, इसको आप बंद करें, और अपना ये जो खसारा है इसको आप कम से कम करें। जितनी आपकी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाएं, और अपनी एनर्जी को सस्ता करें, जिसके लिए आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी को यूज़ करें। जी। तो तब जाकर आपके मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा सर, आपने ईरान की बात की, ईरान गैस पाइपलाइन जो है बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, रशिया पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्री से पाइपलाइन। सर ये मतलब इसके तो मेरा ख़्याल 4-4 दफ़ा तो इसकी हमने जो है वो इफ्तिताह वग़ैरह इनॉग्रेट किया है इनको कि यार जी ये हो गया। ईरान कहते हैं यार हमने बॉर्डर तक कर दिया, आप अपना जो आगे जहाँ तक आपने लेके जाना था, सुनने में मैंने ये पढ़ा था कि नवाब शाह तक लेके आना है, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान कहता है कि यार ये तो हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अब दूसरी तरफ सर हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया हर वो चीज़ खरीद रहा होता है दुनिया से, जहाँ पे उनको लगता है कि ये चीज़ हमें कम पैसों में और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है और इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, इससे हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इन 75 ईयर्स में इतने ही हिंदुस्तान को हुए हमारी पार्टीशन के बाद, इतने ही पाकिस्तान को हुए। हम क्यों कोई पॉलिसी नहीं बना सके, कोई वे आउट नहीं बना सके हम लोग कि हमने क्या करना है और कैसे हमने चलना है? अमेरिका के साथ भी हमें चलना है, चीन के साथ भी हमें चलना है और रशिया के साथ भी हमें चलना है। बिल्कुल, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का, और ये फौरी तौर पर क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। देखें, पहली बात तो मैं इन सैंक्शंस के बारे में हैरान हूँ, किस तरीके से ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। आपने उसका
जो भी न्यूक्लियर का था प्रोग्राम वो सारा तबाह कर दिया। एक यस एक सर। ईंट उनकी उठाकर उसको आपने उड़ा दिया। अब आप किस चीज के ऊपर उनके ऊपर सैंक्शन लगाकर बैठे हुए हैं? इस चीज को जो है क्लियर करना चाहिए। दरमियान में सैंक्शन उठी भी थी, आपने देखा होगा, हाँ, ईरान ने बिल्कुल, अरबों बिल्कुल। डॉलर्स के वायदे किए थे और ये दोबारा लगा दी गई जिसकी कोई वजह नहीं बनती। तो इसके ऊपर जो है काम होना चाहिए, लेकिन सिंसियरली काम हो तो की बात है। और आप ये भी देख लें कि ईरान से बहुत ज्यादा तेल स्मगल होके भी आता है पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बलूचिस्तान में, कोयटा वगैरह में काफी आप देखें तो ईरानी तेल चलता है। इस जी। तरीके से और कुछ नहीं तो ईरान से अगर चलो तेल नहीं, बाकी चीजें आ रही हैं, तो बार्टर ट्रेड होती है उनके साथ, वहां पे आपका चावल जाता है, वहां से चीजें लेते हैं। इसी को आप बढ़ाएं। आप अपने नेबर्स के साथ, सबके साथ ना अगर वो करके बैठ बैठ जाएं, उनके साथ। अब ईरान, इंडिया के साथ आपकी ट्रेड बंद है, आपकी ईरान के साथ ट्रेड बंद है, तो दूसरा आप अफगानिस्तान आपका रह गया है और चाइना रह गया है। चाइना से भी ये पाबंदी लगवा रहे हैं, तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं ये। तो ये तरीका सही नहीं है। ईरान पे बहुत कुछ चीजें बनती हैं, जो चीजें वहां से आती हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। एग्ज़ैक्टली। इसको जो है स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इसको, इसके ऊपर जो भी तरीकेकार है, अगर सैंक्शंस हैं उसे क्लियरली कौम को बताएं कि जी इस तरह की सैंक्शंस हैं, फिर ये देखें कि वो दूर कैसे हो सकती हैं। आप एग्ज़ैक्टली। यूएन के साथ वहां पे लेकर जाएं, अपनी दरखास्त लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता, यहाँ पर ऑयल इतना महंगा दुनिया में हो चुका है, हमें हमारी एनर्जी की नीड्स चाहिए। अगर हम ये पूरा नहीं करेंगे तो कौम जो है वो तकरीबकारी की तरफ जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि टेररिस्ट पैदा हो पाकिस्तान में? अगर ये चाहते हैं तो फिर अलग बात है, अगर नहीं चाहते तो फिर हमें इजाजत दें कि हम ईरान के साथ तेल से वहां से लें, गैस वहां से लें और जो है अपना काम चलाएं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मतलब एक सवाल और, बिजली के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे यहाँ। पावर क्राइसिस हैं और अभी ये भी बातें हो रही हैं कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं कि अगर कोई कहता है कि ये बिल्कुल बहुत जल्दी जो है ये एंड हो जाएँगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर क्या करना हम मतलब इन फ्यूचर, क्योंकि बिजली के बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ना तो इंडस्ट्री चलती है, ना कोई घर चल सकता है, ना कोई ऑफिस चल सकता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बगैर हम कहें कि ये इलेक्ट्रिसिटी के चल सकती है। ना सिर्फ बिजली बल्कि गैस इंडस्ट्री भी गैस के बगैर नहीं चलती, और इस तरह जी। घरों की भी वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना उस पर पकता है, घरों में गरमाइश के लिए वो इस्तेमाल होती है। आज का एक ऐलान मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 45% से लेकर 235% तक घरों के लिए गैस महंगी कर दी गई है। अब ये कितना बड़ा जुल्म है, देखें कि गैस पर खाना पकाते हैं हम लोग भी। अच्छा, फिर गैस इंडस्ट्री सारी इस्तेमाल करती है। अगर आप गैस की कीमत इतनी बढ़ा देंगे तो ना इंडस्ट्री चल सकेगी और ना घरों में हुँ, लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। जब आप गैस बहुत महंगी कर देंगे तो लोग दरख्त काटेंगे, जिससे डिफॉरेस्टेशन पैदा होगी, जिससे हुँ, कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आएगा उसका एडवर्स। तो ये सारी चीजें, सिर्फ उसका हल ये है, मूव टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मूव टुवर्ड्स जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मूव जी, टुवर्ड्स बायोगैस टू एनर्जी, बायोमास टू एनर्जी। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए मुस्तनद टेक्नोलॉजीज हैं। 7,500 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी इनिशिएट कराए हुए हैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से। लेकिन यह है कि वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा, उस बोर्ड को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हुकूमत अगर सीरियसली सोचे, प्रॉपर राइट मैन एट द राइट जॉब लगाए, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन शुरू तो करे काम। उल्टी तरफ जाएगी, अगर एलएनजी की तरफ जाएगी, इंपोर्टेड कोल की तरफ जाएगी, इंपोर्टेड हुँ। फर्नेस ऑयल की तरफ जाएगी, तो बेड़े गर्क होगा। अच्छा सर, एक मैं सुन रहा था कि एक प्रोजेक्ट लग रहा है सोलर का, वो किसी केंजर झील के ऊपर या कोई वो लगाना चाहते हैं और कहते हैं कि कुछ गवादर के लिए भी इसी तरह का प्लान है कि मतलब समंदर के ऊपर हम एक फ्लोटिंग किस्म का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लें। क्या लग रहा है आपको कि मतलब जिस तरह विंड से भी गवादर में बहुत तेज़ हवा चलती है, कराची में बहुत तेज़ हवा चलती है, अगर हम वहाँ के साहिल की बात करते हैं या कुछ और इलाके ऐसे जहाँ पे तेज़ हवा चलती है, धूप भी तकरीबन थ्रू आउट ए ईयर हमें 365 अगर डेज़ नहीं है, तो कम से कम भी 330, 340 डेज़ वहाँ पे सूरज की रोशनी होती है। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ डायरेक्शंस हमने पकड़ ली हैं, कुछ उस तरफ हम जा रहे हैं, जो बात आप करते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज़ की? देखिए, डायरेक्शन गलत पकड़ रहे हैं ना। अब फ्लोटिंग की पाकिस्तान में जरूरत क्या है? ये तो उस जगह होता है कि अगर आपके पास लैंड नहीं है। जब आपके पास इतना लैंड सही। अवेलेबल है खुला,
फ्लोटिंग जो है वो 3 गुना आपको महँगा पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस 3 गुना महँगी और मुश्किल होती है। तो आप क्यों पानी पे लगाना चाहते हैं जब लैंड आपके पास अवेलेबल है? सूरज जो है वो लैंड पे भी चमकता है। आपको क्यों ज़रूरत है कि आप झील के ऊपर लगा रहे हैं? वो कोई एक कंपनी ऐसी आ गई होगी जिसने कि अपनी चीज़ बेचनी होगी, तो उसने जो है ये एक आइडिया दे दिया। अब जो महकमों में इन्होंने लोग बिठाए हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि फ्लोटिंग लगाएँ या दूसरा लगाएँ। तो जो आता है ठेकेदार, वो जिस कीमत पे बेचता है, ये चुप करके ले लेते हैं। यहाँ पर आकर मुल्क का नुकसान होता है। जब आप क्वालिफाइड लोग नहीं लगाते, तो ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, इन्हें क्या पता है? महंगी से महंगी चीज, महंगे से महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ये कर देते हैं और ऐसी चीजों में कर देते हैं जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं होती जिसकी। दूसरा, आपने विंड की बात की। मैं जब अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में था एज डायरेक्टर जनरल, बाद में सीईओ भी मैं रहा हूँ, हमने पूरे पाकिस्तान के विंड मैप्स बनवाए थे, सैटेलाइट मैप्स, सैटेलाइट मैपिंग करवाई थी। सोलर के पूरे पाकिस्तान के मैप्स बनवाए हुए हैं। बायोमास के पूरे पाकिस्तान की मैपिंग कराई हुई है और ये वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और यूएस नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्रीज के ज़रिए और जो है मुख्तलिफ जीआईजी के ज़रिए ये सारा कुछ कराया गया। इस तरह पानी का एक एक हमारे पास मौजूद है कि कहाँ कहाँ पर कितने मेगावाट का जो है वो लग सकता है हाइडल पावर प्लांट। ये सारी स्टडीज मौजूद हैं, तमाम मैप्स विंड के मौजूद हैं। एग्जैक्टली हमें पता है कि किस जगह से कितनी आप बिजली बना सकते हैं। तो उसमें जो है एक कॉरिडोर है जो कराची के नज़दीक है, वहाँ पर जी, इस वक्त लग रहे हैं पावर प्लांट्स। बिल्कुल, 1300-1400 मेगावाट्स के लग चुके हैं। गवादर में भी कुछ जगह है, लेकिन सूरज तो पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है और एग्ज़ैक्टली, सोलर पावर प्लांट्स तो आप हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि आप सोलर के पीछे लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके पास क्वालिफाइड लोग नहीं है, ये उसमें कोई ऐसी खराबी करेंगे, ऐसी महंगी टेक्नोलॉजी ले आएंगे और बेकार टेक्नोलॉजी कोई ले आएंगे। जैसे अभी ये शोषा छोड़ा है फ्लोटिंग सोलर का, हाँ, जो हाँ, 3 गुना जी, महँगा है, कि फिर वो वही बात होगी कि सारा पैसा खाया जाएगा। और जैसे ये हुआ है इनमें एलएनजी पावर प्लांट्स में, कोल पावर बिल्कुल, प्लांट्स में और बिल्कुल, बिल्कुल, फर्नेस ऑयल में। तो पहली बात ये है कि यू हैव टू अपॉइंट राइट मैन एट द राइट जॉब। इंडिया में राइट, कभी वो ये नहीं करेंगे कि किसी अकाउंटेंट को उठा के ना आप वो रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्टर लगा दें या उसका सेक्रेटरी लगा दें। राइट, अफ़गानिस्तान में आप कभी नहीं ऐसा करेंगे। आप ईरान में कभी ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर है उसको आप एनर्जी का लगा दो। अब ये जो है कोई फार्मासिस्ट है उसको आप पेट्रोलियम का लगा दो। तो हुँ, ये चीजें जो है ये फिर मुल्क को तबाही की तरफ ले जाती हैं और ले गई ओके, हैं। इस वक्त आप ना, आपके पास ना फ्यूल खरीदने का पैसा है ना कुछ और है और तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जो मिडिल क्लास है और जो वर्किंग क्लास है वो गुजारे नहीं कर सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, क्राइम बिल्कुल बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी बात सही है सर कि 30% तक इन्फ्लेशन है, पावर क्राइसिस हैं और गैस और तेल खरीदने के पैसे भी हुकूमत कहती है कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोड शेडिंग को बढ़ाएँगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।